नमस्कार, आप सभी का 18 हाउस स्वदेश पे स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। इस शो में हम तमाम एफएनओ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि एफएनओ यूनिवर्स में चल क्या रहा है, किस तरह की पोजीशन बन रही है, कहाँ है लॉन्ग पोजीशन, कहाँ है शॉर्ट पोजीशन, और साथ ही साथ इंडेक्स में किस तरह की पोजीशन एफआईएस, डीआईएस और रिटेल निवेशकों की बन रही है और यहां से आगे आपको क्या करना है। लेकिन उसके पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी आज गिरावट देखने मिल रही है। कल तो टैरिफ लगने के बाद फिर भी हम थोड़े संभले थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बिकवाली और ज्यादा गहराते हुए नजर आ रही है। 23,000 का साथ जो है वो भी यहाँ पे निफ्टी ने छोड़ दिया है। उसके नीचे जाके जो है अब फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है और आज की गिरावट का सबसे बड़ा विलन हालांकि वैसे तो सारे के सारे सेक्टर जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विलन जो है आज का वो है फार्मा सेक्टर। यहाँ पे आप देखिए जिस तरह की गिरावट देखने मिल रही है ट्रंप के बयान के बाद, खासकर अगर आप देखेंगे तो 4% से ज्यादा की गिरावट जो है वो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिल रही है। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो है वो आज का है। इसके अलावा मेटल सेक्टर 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी है। एनर्जी सेक्टर में भी करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी केवल ये एक हरे निशान में है क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जो अपडेट्स आए हैं वो अच्छे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस के भी ठीक ठाक है। इसके लिए बैंक निफ्टी या फिर पूरा का पूरा बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस जो है वो टिका हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो चौतरफा बिकवाली देखने मिल रही है और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट जो है वो फिलहाल हो चुकी है। इस तरह की गिरावट जो है वो आज बाजार में देखने मिल रही है। चलिए इस पे तो हम चर्चा करेंगे कि बाजार की चाल पे आपको क्या करना चाहिए और इस पूरे जो आज का घटनाक्रम है मार्केट में गिरावट का, इसको कैसा देखना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारी एक्सपर्ट जो कल जुड़ी थी ध्वनि पटेल, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख देते हैं। कल जो उन्होंने स्टॉक्स बताए थे या फिर कल जो मार्केट पे उन्होंने राय दी थी उसके सामने किस तरह से सब कुछ जो है वो स्टैकअप हो रहा है, एक बार ये देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे ओएनजीसी बेचने की सलाह दी थी, 6% के आसपास के रिटर्न्स आपने कमाए। एचसीएल टेक देखिए कल मार्केट में गिरावट हुई और आईटी स्टॉक्स गिरे, उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि आपको यहाँ बेच के चलिए और देखिए 4% के आसपास की जो कमाई है आपको एक ही दिन में करा के दी है। हालांकि सिंजीन को खरीदने की सलाह दी थी। कल तक किसी को नहीं पता था कि फार्मा में ये हाल होगा। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया, इसके लिए यहाँ फार्मा में जो है इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। नहीं तो आज शायद वो दूसरा दिन होता जहाँ पे फार्मा में तेजी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्मा में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। टोरेंट पावर, ग्रासिम, बैंक निफ्टी, इन पे भी खरीदारी की राय दी थी। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक जो सपाट है वो कारोबार देखने मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा यहाँ से मूवमेंट जो है इन स्टॉक्स में एटलीस्ट नहीं देखा जा रहा है। तो चलिए ये तो था कल का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट को भी साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में फिलहाल किस तरह का मूड और माहौल चल रहा है। और आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापरिया जी जो है वो जुड़ चुके हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सजेस पे। सर कैसे देख रहे हैं मार्केट को और खासकर एफआई की पोजीशनिंग आप कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा था पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 38,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे एफआईएस बना के जा चुके हैं, यानी कि वो अपने लॉन्ग्स काट रहे हैं, शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं और उसका असर मार्केट पे भी देखने मिल रहा है। यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं पूरे के पूरे इस मार्केट के सेटअप को? बताइए आगे क्या करना चाहिए। वरुण बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए बाजार है वो ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत है वो भारतीय बाजार पे भारी पड़ रहे हैं। भले एक तरफ डीआईएस बाई कर रहे हैं बट एफआईएस लगातार बेचे जा रहे हैं और उनके जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो भी 32-35% से वापस नीचे की तरफ फिसल रहा है। पिछले 3 दिनों से इंडेक्स 50 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था बट आज के दिन उसके नीचे फिसला और कहीं ना कहीं 23,000 के नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बाजार में बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और कुछ हेवीवेट्स है वहां पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। बट अगेन निफ्टी में कंसर्न यह है कि आईटी के बाद अब फार्मा काउंटर है वो टिक नहीं पा रहे, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो काफी मिक्स व्यू रहेगा। एक तो निफ्टी आईटी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। इनफैक्ट इस पूरे सप्ताह में 9 से 10% का डिक्लाइन निफ्टी आईटी में देखने को मिला था। निफ्टी फार्मा की बात करें तो ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव देखने को मिला है। 3% की गिरावट इस वीक में निफ्टी फार्मा में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ सेक्टर थे जहां पे बाइंग इंटरेस्ट थी वहां पे बाइंग नहीं बन रही है और कहीं ना कहीं आईटी फार्मा है वो यहाँ पे काफी एक प्रभावी सेलिंग देखने को मिल रहा है। रिलायंस में काफी दिनों के बाद में 4-5% का कट देखने को मिल रहा है। वो भी एक वजह है कि बाजार है ऊपर के लेवल से गिरा है।
तो आई थिंक काफी चुनिंदा रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ इंडेक्स में तो अपसाइड केप हो रहे हैं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। पिछले 8 दिन की बात करें तो 23,870 से लेके हम लगभग 22,920 तक फिसल चुके हैं। बट अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो आप यदि कंक्लूजन चाहोगे तो मैं निफ्टी में तो हल्का सा नेगेटिव बायस रखूंगा, बट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बायस रखूंगा। निफ्टी की आप यदि बात करते हो तो अब कहीं ना कहीं 22,800 को वापस सपोर्ट टेस्ट कर सकते हैं। 22,800 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। हालांकि ऑलरेडी हम काफी गिर चुके हैं, बट अगेन बाउंस आए तो ही बिकवाली की सलाह रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 23,200 एक हर्डल का काम करेगा, नीचे में 22,800 22,600 तक के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे। बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है, लेकिन निफ्टी में बिल्कुल भी यहाँ जो खरीदारी की सलाह है वो नहीं है। सर आपने निफ्टी के तो लेवल्स बता दिए, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताइए जहाँ सर आप कह रहे हैं कि रिलेटिवली शायद आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना चाहिए। आप देखोगे कि तो बैंक निफ्टी पहले 50,000 का लेवल नहीं तोड़ता था जब पिछले 5-6 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, बट 50,000 के लेवल तोड़ने के बाद में ये 48,000 के नीचे गए, और अभी वापस जो पिछले 3 वीक में एक रिकवरी आई है वो काफी शानदार हुई है, और उस रिकवरी में हम लगातार 50,750 को होल्ड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, सिमिलर टू पोल फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ तो बिकवाली की सलाह नहीं रहेंगे, इनफैक्ट डिक्लाइन आता है तो खरीदारी की सलाह रहेंगे। याद रखिए, एक तरफ जहां इंडेक्स 300 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का हाथ है, बजाज फाइनेंस होल्ड कर रहा है, इवन आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर है वो गिर नहीं रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में तो एक पॉजिटिव बायस साफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि बैंक निफ्टी बाजार में नए हाई पहले बनाएगा कंपेयर टू निफ्टी के। तो एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे 51,250 को सपोर्ट बनाना चाहिए, और बैंक निफ्टी ऊपर में 52,250 तक के टारगेट भी बना सकता है। ओके ओके चलिए, तो ये राय आती हुई बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर लग रहा है, यहाँ पे आपको खरीदारी की फिर भी सलाह है। सर चलिए, आपने बैंक निफ्टी के यहाँ पे बात की, तो एक मैं आपसे एचडीएफसी बैंक पे सलाह लेना ही चाहूँगा, क्योंकि आज उनके अपडेट भी आए हैं। एचडीएफसी बैंक सर कैसे लग रहा है, उसकी पोजिशनिंग कैसी है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी चलना है तो एचडीएफसी बैंक का चलना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक के बिना तो बैंक निफ्टी के चलने की हम तुलना भी नहीं कर सकते। एचडीएफसी बैंक ने आज 1.5-2% का मूवमेंट दिखाया, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ तो इंडेक्स अपने 26,277 के हाई से लगभग 3-3,500 पॉइंट नीचे है, बट एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाई पे है। एचडीएफसी बैंक का मल्टीपल टाइम से एक हायर बेस बना रहा है, कंसोलिडेट भी हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखने को मिल रहा है। मेरा तो मानना है कि सपोर्ट आएगा तो यहीं पे आएगा। बाजार को कहीं बुल्स का सहारा मिलेगा तो एचडीएफसी बैंक के भरोसे मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो डेटा सेटअप है उसमें 1800 की पुट में राइटिंग हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी वजह से होल्ड करना चाहिए। बट पोजिशनली आप बात करें तो मेरा मानना है कि 1777 1777 के सपोर्ट से एचडीएफसी बैंक 1880 1900 तक के टारगेट धीरे धीरे छू सकता है। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई एचडीएफसी बैंक पे। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक पे अगर आप देखेंगे तो आज लॉन्ग पोजीशंस जो है वो भी बनती हुई दिखाई दी है, और एक ऐसा ही बैंक है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनी है, और ऐसा स्टॉक भी है जिस पे लॉन्ग पोजीशन बनी है, और वो है इंडस टावर का। और बैंक जो है वो इंडसइंड बैंक है, और यहाँ पे तेजी के सौदे जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताज़ा खरीदारी बनते हुए दिखाई दे रही है। सर बताइए फिर, इंडस टावर और टाटा कंज्यूमर, माफ़ कीजिएगा इंडसइंड बैंक नहीं, टाटा कंज्यूमर था और इंडस टावर था, यहाँ पे क्या राय होगी? यहाँ पे भी तेजी के सौदे जो है वो बन रहे हैं। देखिए, इंडस टावर और टाटा कंज्यूमर की बात करें तो मैं पहले तो टाटा कंज्यूमर पे कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 महीने से स्पेशली बजट के बाद में थीम है वो कंजम्पशन पे शिफ्ट हुआ है, और काउंटर जैसा कि होटल्स हुए, या फिर कंजम्पशन रिलेटेड थीम हुई, या फिर आपका इंडिगो जैसे एयरलाइंस काउंटर है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आया है। तो इस काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है, लगातार पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। मेरा मानना है कि 1060 1062 का सपोर्ट काम करेगा, ऊपर में 1140 तक के टारगेट के लिए। इंडस टावर की आप बात करें तो इंडस टावर भी अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट भारतीय एयरटेल भी अच्छा लग रहा है। भारतीय एयरटेल में भी एक पॉजिटिव प्राइस देखने को मिल रहा है, बट स्पेसिफिक होकर हम यदि इंडस टावर की बात करते हैं तो इनफैक्ट बुलिश बायस रहेगा। इस मार्केट में भी होल्ड कर रहे हैं, हायर बेस बना रहा है, तो 350 का सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए, ऊपर में 378 तक के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई इंडस टावर और टाटा कंज्यूमर्स दोनों पे ही। लेकिन जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है उनकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं, कौन से वो स्टॉक्स। तो आप देखिए, मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, और नेस्ले यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो नेस्ले पे एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया था। मेरे ख्याल से बोफा की रिपोर्ट आई थी, और अब तक अगर आप देखेंगे तो जितने एफएमसीजी के अपडेट्स भी आए हैं कुछ खास नहीं रहे, लेकिन नेस्ले पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है।
सर बताइए क्या करना चाहिए, मैक्स फाइनेंशियल और नेस्ले शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नेस्ले की बात करता हूँ। नेस्ले एफएमसीजी कंजम्पशन थीम में होल्ड कर रहा है, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है। पिछले लगभग मैं 40 दिनों की बात करूं तो कम से कम 7-8 बार 2280 के आसपास आता है और फिसल जाता है। तो 2280 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए। 2280 के जिस दिन अच्छे से निकलेगा ना, 4-5% की रैली भी आ जाएगी। तो अभी तो रेंज बाउंड है, आप एक ब्रॉडर रेंज को प्ले कर लीजिए। नीचे में 2150, ऊपर में 2280। तो आई थिंक काफी सेलेक्टिव यहाँ पे रहना पड़ेगा। और दूसरा आपने काउंटर बताया, उसको तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए जब तक ब्रॉडर मार्केट रिकवर नहीं होता है, बाजार को अपने आप में संभाल पाना बहुत टफ रहेगा। इस बाजार में आप यदि पूछे कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो मैं सेलेक्टिव बैंकिंग फाइनेंशियल का नाम लूंगा, या फिर कंजम्पशन का नाम लूंगा, या फिर कुछ चुनिंदा टेलीकॉम कंपनीज हो सकती है। चलिए, तो ये राय आती हुई नेस्ले पे, मैक्स फाइनेंशियल पे फिलहाल कोई राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक पे करते हैं फोकस, और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास की गिरावट जो है वो टाटा मोटर्स में देखने मिल रही है। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स पे इस तरह का दबाव बना हुआ है। टैरिफ के ऐलान के बाद अगर आप देखेंगे तो सीएलएसए ने शेयर को डाउनग्रेड भी कर दिया है। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ये जानते हैं हमारे सहयोगी रविंदर से। रविंदर, बताइए सीएलएसए ने ऐसा क्या कह दिया कि टाटा मोटर्स 6% गिर गया। जी बिल्कुल, सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाली है टाटा मोटर्स पर और उन्होंने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म पर, और टारगेट प्राइस जो है 930 से घटाकर 765 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो 25% का यूएस टैरिफ और जैगुआर मॉडल रिडक्शन जो है वो जेएलआर का जो वॉल्यूम है वो 14% से कम हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर FY26 में, और जो एबिट मार्जिन है उसमें भी जो है 7% की जो है गिरावट देखने को मिल सकती है FY26 से लेकर 27 के बीच में, जो कि FY25 में 9% का है। उनका कहना है कि जो जेएलआर का जो FY26 का एबिटा है उसमें भी जो है 15% का जो है रिडक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रह सकता है, और जेएलआर का जो EV टू एबिटा मल्टीपल है वो 2.5 टाइम्स से कट होकर 2.5 पर देखने को मिल सकता है, जो भी मार्केट प्राइसिंग रहेगा 1.1 टाइम्स पर। और जो कमर्शियल व्हीकल्स जो सेगमेंट है वो बॉटम आउट, उसमें जो है बॉटम आउट देखने को मिल सकता है FY26 में, और जो रोलिंग वैल्यूएशन है FY28 का वो 127 पर शेयर पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है आज 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। इंटरेस्टिंग है, कुछ दिनों पहले ही मेरे ख्याल से, इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले शायद टाटा मोटर्स पे सीएलएसए ने अपना टारगेट बढ़ाया था, और अब फिर देखिए फिर से इन्होंने अपनी रेटिंग जो है वो घटाकर आउट परफॉर्म की है, और लक्ष्य जो है वो इन्होंने यहाँ पे घटा दिया है। चंदन जी, टाटा मोटर्स कैसे देख रहे हैं सर आप इस स्टॉक को, बताइए। 6% के आसपास की गिरावट है, आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है ये स्टॉक में, क्या करें। बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर्स तो हर एक मेजर रिकवरी में सेल ऑफ में आ जाता है। आप देखोगे 4 वीक पहले रिकवरी हुई थी, बट पूरा रिकवरी 3-4 दिन के अंदर पूरा वाइप्ड अप हो गया। मंथली चार्ट पे वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन चुके हैं। मल्टीपल सपोर्ट जरूर 600 के आसपास है, बट वो तोड़ता है तो 555 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। तो 600 के नीचे फ्रेश डाउन साइड की उम्मीद यहाँ पे बनेगी। और अब जब तक ये काउंटर 650 के ऊपर नहीं निकलता है, नेगेटिव बायस रहेगा। तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पे, फिलहाल 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है इसके भी नीचे जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कहां देखने मिल रहा है शॉर्ट बेल्ट अप। चलिए, तो एफएनओ में जिन स्टॉक्स में ताजा बिकवाली देखने मिल रही है एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो लॉरस लैब, जाहिर सी बात है आज पूरा का पूरा फार्मा स्पेस जो है इसकी पिटाई हो रही है। वेदांता 7% गिरा है, हालांकि इसका जो क्वार्टरली अपडेट है इतना खराब नहीं था, और भारत फोर्ज में करीब 6-7% के आसपास की गिरावट है। चंदन सर, तीनों स्टॉक्स पे बताइए सर क्या करना चाहिए, शॉर्ट बिल्टअप है तीनों स्टॉक्स में। बिल्कुल, लोरस, भारत फोर्ज और वेदांता की बात कर रहे हो आप। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे भारत फोर्ज की बात करना चाहता हूँ। वीक स्ट्रक्चर है, राउंडिंग फॉर्मेशन बने हैं। आई थिंक बिकवाली जारी रहेगी। 1052 के स्टॉप लॉस से नीचे में 995 तक के टारगेट बन सकते हैं। लॉरस लैब की बात करें तो यहाँ पे सडनली एक्सीडेंट हुआ क्योंकि फार्मा का जो सेटबैक देखने को मिला, बट ऑलरेडी गिर चुका है, तो थोड़ा बाउंस आए तभी बेचे। मेरा मानना है कि 588 हर्डल का काम करेगा नीचे में 555 के टारगेट के लिए। तो भारत फोर्ज और लोरस लैब दोनों में ही बिकवाली की सलाह रखेंगे। चलिए, तो भारत फोर्ज और लॉरस लैब दोनों में है बिकवाली की सलाह। सर वेदांता। बिल्कुल, वेदांता की आप यदि बात करते हो तो वेदांता में भी नेगेटिव व्यू है। की मूविंग एवरेजेस को नहीं होल्ड किया है, राउंडिंग फॉर्मेशंस के बाद डिक्लाइन हुई है। 415 के आसपास का हर्डल रहेगा। नीचे में आई थिंक 390 तक के डाउन साइड भी रीटेस्ट होते हुए नजर आने चाहिए।
ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई वेदांता पे भी अगर आप देखेंगे तो सही सी बात है, आज दिन जो है वो इनका काफ़ी ख़राब है, अच्छी खासी गिरावट, 31 रुपये की गिरावट। आई मीन बहुत कम देखने मिलता है कि ज़्यादातर स्टॉक जो है 6-7% गिर जाए, लेकिन आज वो दिन है जहाँ पे इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, जहाँ पे लॉन्ग सौदे बने थे वहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 स्टॉक्स है, एक तो MCX, एक गेल और एक दीपक नाइट्रेट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्ग के सौदे थे वो अब कटते हुए नजर आ रहे हैं। सर बताइए चंदन सर, MCX, गेल, दीपक नाइट्रेट, इनफैक्ट ये एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो कटने लगी है, तो बाकी लोग भी अपनी लॉन्ग पोजीशन काट ले, शॉर्ट बनाए, क्या करें? और साथ ही साथ गेल और दीपक नाइट्रेट बताइए सर, क्या करना चाहिए? तो पहले तो मैं दीपक नाइट्रेट की बात करता हूँ। दीपक नाइट्रेट में नेगेटिव व्यू है, बाउंस हुआ था बट बाउंस टिका नहीं है, और इवन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सरपास नहीं किया, और फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के नीचे आया है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। 2000 के आसपास के हर्डल रहेंगे, नीचे में 1880 तक के डाउन साइड के टारगेट। अब हम MCX और गेल की बात करें तो MCX में रिकवरी हुई थी, बट कंसोलिडेशन के बाद में आज सेल ऑफ हुआ है। इतना वीक नहीं है, पूरा मार्केट गिरा इसलिए गिरा है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है एक बार तो 4950 से लेके 5000 तक के डाउन साइड बना सकता है। गेल जरूर आज गिरावट है बट वीक स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं ना कहीं 173 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो तीनों काउंटर में काफी सेलेक्टिव रहे। मेरा मानना है कि दीपक नाइट्रेट में ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, और MCX में थोड़ी बिकवाली के बाद नीचे में सपोर्ट आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इन सभी के सभी स्टॉक्स पे। इन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स है, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। भारतीय एयरटेल को देखेगा, ये आज तेज़ी में है, यहाँ पे करीब करीब 5% के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही है। HUL ITC में भी आज खरीदारी हो रही है। सर, ये FMCG स्पेस जो है वहाँ पे भी आज खरीदारी देखने मिल रही है, और नेस्ले में भी हमने देखा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो पूरे FMCG स्पेस में चल क्या रहा है सर, और इनमें कोई आपका बेस्ट पिक है? देखिए, FMCG में मैं पूरा फोकस कंजम्पशन पे करूंगा। मैं FMCG नहीं बात करके कहीं ना कहीं कंजम्पशन और न्यू लाइफ स्टाइल बिजनेस की बात करूंगा। तो टाटा कंज्यूमर को आप पॉजिटिव बायस रखें, यहाँ पे एक अपमूव बनना चाहिए। उसके अलावा मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो इंडिगो पे मेरा फोकस रहेगा, जहाँ पे एक पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। नेस्ले की बात करूँ तो नेस्ले पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे 2280 का हर्डल है, वो पार नहीं कर रहा है। वो पार करेगा तभी पॉजिटिव मूव रहेगा। HUL में रेंज बाउंड बायस है, तो प्योर FMCG की बजाय मेरा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाले कंजम्पशन थीम पे फोकस रहेगा। FMCG की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि कोलगेट पामोलिव कोलपाल में बॉटम आउट अप्रोच बन चुका है। 2380 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2500 तक के स्विंग भी यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो कोलगेट पामोलिव ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह, और 2500 के आसपास के लेवल जो है वो भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, चंदन जी से जान लेते हैं कि उनके स्टॉक्स कौन से हैं, उनके पिक्स कौन से हैं। चंदन जी, नो डाउट FMCG पे तो आपने बताया, सर बताइए और आपके पिक्स कौन से हैं आज के? देखिए, अगेन FMCG बार बार रेडार पे आ रहा है, तो वो तो एक सेक्टर रहेगा। दूसरा कहीं ना कहीं BFSI पे फोकस है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। तो एक्सिस बैंक पे मैं एक नई खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। पिछले 8 दिनों के करेक्टिव मूव में इस काउंटर ने 1123 से लेके 1070 तक के डाउन साइड देखे। अब यहाँ पे बॉटम अप्रोच बन रहा है। वीकली चार्ट में भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन हुआ है। तो 1078 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 1240 तक के टारगेट आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे। दूसरा कहीं ना कहीं इंडिगो पे फोकस रखना चाहिए, कंजम्पशन थीम पे लगातार हम बात कर रहे हैं। इस काउंटर में मार्केट वीकनेस के बावजूद भी एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देखने को बना। 4950 का मेजर सपोर्ट है, जो अब हायर साइड शिफ्ट हो रहा है। तो 5000 के सपोर्ट से 5280 तक के टारगेट इंडिगो में बनेंगे। तो एक्सिस बैंक से और इंडिगो कंजम्पशन थीम पे फोकस रहेगा। और वैसे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे आने वाले कुछ जो वीक्स है वहां पे ट्रंकेटेड वीक रहेंगे, वेकेशंस और हॉलीडेज है, तो कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक रहेगा। इंडिगो पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी उसकी वजह से बनना चाहिए। चलिए, ये अच्छा है सर कि नो डाउट ट्रंकेटेड वीक है, तो इसके लिए एयर ट्रैफिक रहेगा। सर, आपने भी अपनी टिकट बुक कर ली है कहीं की? बिल्कुल। देखिए, मेरे तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड ट्रेवल प्लान रहता है, चाहे वेकेशंस रहे या नहीं रहे। बट यस, काफी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। अगले 2 दिन जयपुर ब्यावर की ट्रेवलिंग रहेगी, उसके बाद दुबई का प्लान है, फिर कहीं ना कहीं दिल्ली, उसके बाद में दमन, इवन राजस्थान। सो यस, मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, और काउंटर का सेटअप भी पॉजिटिव है। और सबसे रिक्वेस्ट है, मार्केट में ट्रम्प की वजह से वोलेटाइल स्विंग रहेंगे, बट वेकेशन मिस मत करें।
ये अच्छी बात है, वेकेशन मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, मार्केट तो चलता रहेगा और ये तेज़ी मंदी जो है वो होती रहेगी, लेकिन हाँ, हमें वेकेशन मिस नहीं करना चाहिए। और इंटरग्लोब का आप समझ में आया, चार्ट से ज़्यादा तो सर का चैनल चेक है जहाँ पे ये कॉल आ रहा है। एनीवे सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे शो में हमारा साथ देने के लिए, और साथ ही साथ ये बेहतरीन पिक जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, तो चंदन जी से तो विदा ले लिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और उस पर हम फोकस करते हैं। दरअसल मार्च तिमाही में अगर आप देखेंगे तो किन कंपनियों के इनसाइडर की डील जो है वो देखने को मिल रही है और कहाँ इनसाइडर्स की बिकवाली रही है, ये बताते हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे चीज़ का विश्लेषण करके, शरद दुबे। शरद, बताइए कि कहाँ पे है ये इनसाइडर ट्रेड्स, कहाँ हो रहे हैं? जी बिल्कुल वरुण, अब मैं बता देता हूं कि मार्च की जो क्वार्टर है बहुत बड़ा वॉलेटाइल क्वार्टर रहा था। अब इसमें इनसाइडर ट्रेड्स में ऑफ कोर्स प्रमोटर और उनके एम्प्लॉय ग्रुप दोनों को ऐड करके जो है एक रिपोर्ट आई है नुवामा अल्टरनेट की। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कहाँ पे एक्शन देखने मिला। जब एक्शन की बात करें तो सेल और बाय दोनों के ही जो आंकड़े वो हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते तो टॉप बाइज में जो है जिंदल ग्रुप के 2 स्टॉक्स आते हैं, JSPL और जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टील पावर में तो लगभग 860 करोड़ का बाइंग देखने मिला है, टॉप बाइज में आ रहा है। जिंदल स्टेनलेस का 111 करोड़ का आंकड़ा है। वही इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सीमलेस, यहाँ पे 66 करोड़ का जो है डिलीवरी बाइंग देखने मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप के अगर 2 नाम लें तो क्वेस्टकॉप और पूना वाला फिनकॉप भी आता है, जहाँ पे लगभग 40 to 46 करोड़ की इनसाइडर बाई देखने मिली है। ये तो बाई की लिस्ट मैंने आपको बता दी जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन जो सेल की लिस्ट है उस पर भी नज़र डालते हैं। JB केमिकल फार्मा 1485 करोड़ रुपीस का जो है प्रमोटर की सेलिंग आई है। और ऑफकोर्स यहाँ पे एक ब्लॉक्स भी आया था जहाँ पे PEVC जो है उन्होंने अब्जॉर्ब किया था, तो ये लार्जली नोन था। अब वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा की बात करते हैं, यहाँ पे भी 620 करोड़ रुपए का जो है सेलिंग आया है इनसाइडर से। और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का ये आंकड़ा 612 करोड़ रुपए का है। और इसमें ऑफकोर्स याद रखिएगा कुछ इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस भी हैं, तो इसलिए ये आंकड़ा आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है। बजाज फाइनेंस में 192 करोड़ रुपीस का सेलिंग आया है, तो बजाज फाइनेंस की साइज़ के हिसाब से उतना बड़ा है नहीं। और 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर्स ने 178 करोड़ रुपीस का सेल किया है। तो ये पूरी कंपाइल्ड लिस्ट है जहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स जो हो रहे थे बाई सेल, उसकी जो है मैंने पूरी प्रतिक्रिया रखी अलग। और नेट इम्पैक्ट की बात करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे यूनिवर्स को ले ले, नेट परचेज माइनस सेल्स करें तो लगभग 2500 करोड़ का सेलिंग जो है आपको मार्च क्वार्टर में देखने मिला। ये नुवामा अल्टरनेट की रिपोर्ट है और यहाँ पे जो है हमने आपको पूरी इनसाइडर जो किस तरह बाई सेल हो रही है मार्च क्वार्टर में वो आपको बताया। ओके, शुक्रिया शरद, ये पूरा इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने रखने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स देखने मिले हैं। लेकिन चलिए, शो को यहीं रैप अप करेंगे। मार्केट का मूड अगर आप देखेंगे तो अभी भी खराब है, आगे कितना सुधरेगा कितना बिगड़ेगा ये सब आपको बताएंगे। और अब तो काफ़ी ज़रूरी हो चुका है हर टिक पे देखना कि मार्केट ज़्यादा कहाँ है। तो ये सब जानने के लिए और पूरा विश्लेषण देखने के लिए आप बने रहिए 18 Hours स्वदेश के साथ।